हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। दिस इज राकेश चौहान और आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। लास्ट क्लास में हमने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। अब 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर एक बात कही जाती है कि 10 साल बाद इस रिफॉर्म की जांच होगी, क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, तो उसके लिए कमीशन का गठन भी किया गया था। बट 10 साल होने से पहले ही 1927 में साइमन कमीशन इंडिया आता है। साइमन कमीशन इंडिया कब आया? पहला क्वेश्चन यही बन गया आपका। साइमन कमीशन इंडिया कब आता है? 1927 में। अब साइमन कमीशन इंडिया में आया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए, तो इसका विरोध बहुत ही ज्यादा किया गया इंडियंस के द्वारा। अब क्यों किया जाता है? क्योंकि साइमन कमीशन में 7 मेंबर होते हैं। अब 7 मेंबर में 7 के साथ क्या है? ब्रिटिशर्स है, इंडियंस एक भी नहीं थे, इसलिए ज्यादा विरोध किया गया। और सर जॉन साइमन क्या थे? इसके चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। और टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी थी? 7 मेंबर थे। अब इनका बहुत ही ज्यादा विरोध किया गया इंडिया में। अब इसी विरोध में डेथ किनकी हो जाती है? लाला लाजपत राय की। 1928 में लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है, सर पे लाठी लग जाती है, जिसके कारण इनकी डेथ हो जाती है। अब लाला लाजपत राय किस दल के नेता थे? तो वह गरम दल के नेता थे। इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है। गरम दल के नेता कौन थे? लाला लाजपत राय। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। तो गरम दल के नेता कौन थे? लाला लाजपत राय। यह पॉइंट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इस जॉन साइमन कमीशन की। तो गाइज ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए इंडिया में आए। अब होता है क्या है, इंडियंस को क्या लगता है कि ये ब्रिटिशर्स हैं, तो ये अपने तरीके से कुछ भी बना के पेश कर सकते हैं। तो यहां पर विरोध काफी ज्यादा हुआ। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कहती कि भाई आप लोग ऐसा लग रहा है, तो आप लोग क्या चाहते हैं, एक अपनी सी कमेटी बनाइए और जो रिफॉर्म्स आप चाहते हैं उसके बारे में भी हम रिपोर्ट दे दीजिए, हम उसको भी देख लेंगे। तो यहां पर इंडियंस के द्वारा एक कमेटी बनाई, जो लीडर थे उन्होंने कमेटी बनाई। और कमेटी बनाने के बाद क्या होता है कि उस कमेटी का चेयरपर्सन कौन होता है? तो वो होते हैं मोतीलाल नेहरू। कौन होते हैं? मोतीलाल नेहरू। और इनकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अब नेहरू रिपोर्ट कब आती है? 1928 में। यह भी पॉइंट आप याद रखेंगे। अब यहीं पर मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना क्या देते हैं? 14 पॉइंट्स देते हैं। कितने पॉइंट? 14 पॉइंट। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब 14 पॉइंट मुस्लिम लीग के और मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशंस की रिपोर्ट को मिलाकर क्या होता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कराती है? कॉन्फ्रेंस कराती है, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कौन सी कॉन्फ्रेंस होती है वो? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी होती है? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। कितनी? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। अब इन 3 राउंड टेबल कब से कब तक चली? 1930, 31 और 32। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। अब इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन जनरल सा है, ये पूछ लेते हैं कि कौन शामिल था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन 30, 31, 32 में शामिल थे और ये गैर कांग्रेसी थे। क्लियर है? ये गैर कांग्रेसी थे। यह पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रिंसली स्टेट
के जो राजा महाराजा थे रियासतों के, वो भी पहुंचते हैं, लीडर्स भी होते हैं। अब यहां पर कॉन्फ्रेंस होती है, काफी सारी बातें सामने निकल कर आती है, जिसमें पहली बात जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह क्या है, डायरार्की सिस्टम। डायरार्की सिस्टम को हटा दिया जाता है, डायरार्की सिस्टम को हटा दिया जाता है। और इस बात को किसने कहा था, सर जॉन साइमन ने, जो अपनी रिपोर्ट बनाई थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा था कि डायरार्की सिस्टम को हटा दिया जाए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट की जाए इंडिया में। ये सभी जॉन साइमन ने ही कहा था। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी कि जो राज्य है, राज्यों में सरकारें क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए केंद्र से। जैसे आज आप देखते हैं केंद्र की जो सरकार है और राज्य की सरकारें हैं, अलग तरीके से कानून बनाती है। तो सिमिलर बात किसने कही थी, जॉन साइमन ने। थर्ड बात इन्होंने क्या कहा था कि फेडरेशन की स्थापना की जाए, फेडरेशन की स्थापना की जानी चाहिए। यानी कि आज आपको पता है इंडिया इज अ फेडरल ऑफ स्टेट, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट है। और यह कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल फर्स्ट कहता है। आर्टिकल फर्स्ट के तहत भारत क्या है, राज्यों का संघ है, और उस समय यही बात कही गई थी। क्लियर है। और इन्होंने चौथी बात क्या कही थी कि कॉम्युनल यानी कि सांप्रदायिकता जो निर्वाचन है, सांप्रदायिक निर्वाचन, उसको बढ़ावा देने की बात कही थी। किसने, जॉन साइमन ने। अब यहां पर जब रिपोर्ट भेजी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट से, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, तो वहां पर क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 कॉन्फ्रेंस, 30, 31, 32। गैर कांग्रेसी कौन शामिल होता है, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल होते हैं तीनों में। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई 1932 में, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो रामसे मैकडोनाल्ड्स। और मैकडोनाल्ड से आपको याद ही होगा, मैकडोनाल्ड क्या है, एक ब्रांड है पीने का। तो मैकडोनाल्ड्स 1932 में जब गोल में सम्मेलन चल रहा था, तो उस वक्त ब्रिटिश की गवर्नमेंट्स के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ब्रिटिशर्स के, तो ये थे रामसे मैकडोनाल्ड्स। और रामसे मैकडोनाल्ड्स ने, इन्होंने कम्युनल्स को, निर्वाचन को, सांप्रदायिकता निर्वाचन जो था उसको और बढ़ावा दे दिया, सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दे दिया। और इन्होंने क्या पेश की, कम्युनल अवार्ड, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनल्स इलेक्टोरेट को बढ़ावा किसने दिया, रामसे मैकडोनाल्ड्स ने। क्लियर है। अब यहां पर क्या करते हैं ये एंग्लो इंडियंस, एंग्लो इंडियंस को पहले ही था राइट्स, एंग्लो क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस, मुस्लिम्स, सिख, इन सभी का निर्वाचन क्षेत्र पहले से इन लोगों ने डिसाइड कर रखा था। अब इन्होंने एक काम और कर दिया, और वो काम क्या किया कि शेड्यूल कास्ट यानी कि डिप्रेस्ड जो क्लास थी, डिप्रेस्ड क्लास। अब डिप्रेस्ड क्लास कौन थी, जो कि वंचित वर्ग कह सकते हो आप, तो वह कौन सी, शेड्यूल्ड क्लास, शेड्यूल्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट, एससी कैटेगरी को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। अब इस बात से नाराज कौन हो गए, गांधी जी, और उन्होंने यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया, अनशन शुरू कर दिया यरवदा जेल में। अब वहां पर क्या होता है, पूना पैक्ट। यह पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूना पैक्ट कब हुआ, तो पूना पैक्ट होता है भाई 1932 में। पूना पैक्ट कब हुआ, 1932 में होता है पूना पैक्ट, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। अब यहां पर क्या समझौता होता है कि निर्वाचन जो है हिंदुत्व का, यानी कि हिंदू जो है उनकी सीटें सभी वैसी रहेंगी, बट शेड्यूल कास्ट के लिए सीटें रिजर्व्ड कर दी गई 1932 के पैक्ट के तहत। यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से क्या बातें निकलकर सामने आई। अब यहां से क्या होता है कि डायरार्की सिस्टम जिसको आपने पढ़ लिया था 1919 में, डायरार्की सिस्टम को हटा दिया गया, डायरार्की सिस्टम को हटा दिया गया। अब सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखनी है कि यहां पर
सेंटर की लिस्ट, आज आप देखते होंगे एक केंद्र सूची होती है, राज्य सूची अलग होती है और तीसरी होती है समवर्ती सूची। तीन सूचियों के तहत कानून बनते हैं। अब तीनों सूचियां कैसे वर्क करती है? अब सेंटर लिस्ट जो होता है, सेंटर लिस्ट पे कौन कानून बनाता है? सेंटर बनाती है। वहीं एक होता है स्टेट लिस्ट, तो यहां पर पहला बनाया गया सेंटर लिस्ट, दूसरा प्रोविंस लिस्ट, और थर्ड क्या बनाया गया? कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट बनाया गया जो तीसरा था। अब इनके सब्जेक्ट डिसाइड होते थे। अब कौन सी कानून या फिर किस टॉपिक पे कानून कौन बनाएगा, ये सब उस टाइम डिसाइड हो गए थे। तो गाइज यदि हम बात करें सेंटर लिस्ट की, तो यह कितने थे? 59 थे सेंटर लिस्ट। वहीं प्रोविंस लिस्ट यानी कि राज्यों की हम बात करें तो ये थी 54, और कॉनकरेंट लिस्ट ये थी आपकी 36, जिस पर दोनों सेंटर और प्रोविंस मिलकर कानून बना सकते थे, वो कहलाई आपकी कॉनकरेंट लिस्ट। यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 1935 से ही आप मान के चलिए 70 से लेकर 80% हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में लिया गया है। यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं पर 321 सेक्शन की बातें हैं और 10 शेड्यूल की भी बातें हैं। यह पॉइंट भी याद रखेंगे। आर्टिकल एक्ट 1935 में कितने सेक्शन थे? तो 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल थे, अनुसूची थे। यह पॉइंट याद रखेंगे। तो यहां से क्या होता है? सेंटर लिस्ट अलग 59, प्रोविंस अलग, और कॉन्करेंट लिस्ट 36 बना दी गई। अब फेडरेशन की स्थापना की गई यहीं पर, यानी कि संघ के रूप में देखा गया पहली बार 1935 में ही। क्लियर है? फेडरेशन की क्या की गई? एस्टैब्लिशमेंट की गई। फेडरेशन की एस्टैब्लिशमेंट की गई, जिसमें प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट जो रियासतें थे उन सभी को एक यूनिट के तौर पर देखा जाने लगा। यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वही गाइस, अब यहां पर क्या किया जाता है? 11 प्रोविंस होते हैं, 11 राज्य, 11 प्रांत। अब उनमें से 6 में क्या बना दिया जाता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना भी कर दी जाती है, यानी कि बाई कैमरल कर दिया जाता है। वह समझना, और वो कौन से राज्य होते हैं? तो वो राज्य हैं आपके बॉम्बे, दूसरा बंगाल, थर्ड बिहार, फोर्थ आपका मद्रास, फिफ्थ असम, और सिक्स्थ यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस, ये छठा। अब यूनाइटेड प्रोविंस क्या है? संयुक्त प्रांत जो था, इसी से क्या बनता है? उत्तर प्रदेश, और आपका बना है उत्तराखंड। क्या बना इससे? यूपी एंड उत्तराखंड बना है। यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेशन की स्थापना कर दी गई, यानी कि आप देखेंगे द्विसदनीय व्यवस्था। सभी राज्यों में क्या है? विधानसभा है। अब इन राज्यों में विधान परिषद भी होने लगी थी। तो आज के समय में विधान परिषद किन किन राज्यों में है, वह पॉइंट आप याद रखेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है, कुंबट, KUMBAT। अब के से कर्नाटका, के से क्या है? कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से क्या है आपका? बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, और टी से तेलंगाना। ये 6 राज्य जहां पर क्या है? विधान परिषद है। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। तो गाइस, कॉन्करेंट लिस्ट पहली बार कब देखने को मिलती है? तो यह मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935 के तहत आपको कॉन्करेंट लिस्ट भी देखने को मिलती है। डायरार्की सिस्टम हटा दिया जाता है। अब यहां पर कम्युनल निर्वाचन की यदि हम बात करें तो उसको भी थोड़ा बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं। वंचित वर्ग के लिए तो आरक्षित कर ही दी गई थी, महिलाओं के लिए आरक्षित, मजदूरों के लिए भी सीटें आरक्षित की जाती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। फेडरेशन हो गया। अब वोटिंग राइट जो था 1919 में बहुत ही कम लोगों के ही पास था, और उसके लिए क्या था, एक स्ट्रिक्ट पैरामीटर था जिसमें एजुकेशन, कर और इनकम के हिसाब से राइट दिए जाते हैं। बट यहां पर 10% लोगों को, लगभग 10% लोगों को क्या कर दिया जाता है, वोटिंग राइट दे दी जाती है। किसके तहत? एक्ट 1935 के तहत इंडियन पॉपुलेशन के 10% लोगों के पास वोटिंग राइट होता है। इस पॉइंट को अपने याद रखना है। और साथ ही गाइस यहीं पे क्या किया जाता है कि आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट की जाती है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट किस एक्ट के तहत होती है? तो एक्ट 1935 के तहत स्टैब्लिशमेंट होती है। अब इसके लिए एक्ट कब लाया जाता है आरबीआई के लिए? तो 1934 में आरबीआई एक्ट आता है। और आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट कब होती है? 1935 में आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट होती है। 1935 में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट कब हुई? तो 1935 में। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड कब होता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेशनलाइज हुआ भाई 1949 में। आरबीआई नेशनलाइज्ड होता है 1 जनवरी को। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हुआ। वहीं 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कब किया जाता है? तो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाता है 1969 में। 1969 में किसके द्वारा किया गया? इंदिरा गांधी के द्वारा 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाता है 1969 में। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे आप। और ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट किस एक्ट के तहत होती है? तो 1935 के तहत आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट होती है। लेजिस्लेशन आपको समझा दिया। तो ये सभी की पॉइंट्स आपको याद रखना है। इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है नहीं। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे, इनफ होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्लास में हम 1947 को पढ़ेंगे और उसके बाद फाइनली हम कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाएंगे। सो गाइज, बेस्ट ऑफ लक, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम। थैंक यू वेरी मच।